गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस की तरफ से 10वीं कक्षा की तैयारी के लिए विशेष कक्षाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिससे 2026 में मैट्रिक की परीक्षा में बैठने वाले वैसे स्टूडेंट के तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, है कि नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के सेशन में आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो 2026 के मैट्रिक एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। ठीक है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इज समय, ऑप्शन बी इज दूरी, ऑप्शन सी इज वेग, ऑप्शन डी इज शक्ति। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष समय नहीं है, यह दूरी है। जितनी दूरी प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय यानी पूरी करता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की इकाई जो है वो दूरी है दोस्तों। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष समय नहीं है, यह दूरी है। जितनी दूरी प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय यानी पूरी करता है। प्रकाश की गति जो होती है वो 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। यानी एक वर्ष में तय जो करता है वो क्या करता है, 9.46 इंटू 10⁻³ किलोमीटर होता है दोस्तों। इसलिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, प्रकाश वर्ष की जो इकाई है दोस्तों वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, आइए देखते हैं। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है बच्चों। देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर बच्चों। आइए देखते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वोल्ट है, ऑप्शन बी ओम है, ऑप्शन सी जो है एम्पियर है प्यारे बच्चों, और ऑप्शन डी जो है वाट। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको बताना है दो बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत धारा आखिर होता क्या है। ठीक है, तो किसी चालक में बहने वाले आवेश यानी चार्ज की दर को विद्युत धारा करते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो है क्या होता है, एम्पियर होता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर
जो है करेक्ट आंसर, सही उत्तर जो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? ठीक है, अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी प्लेन लेंस, ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल लेंस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि अपसारी लेंस जो है वो कौन सा होता है, यानी डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो अवतल लेंस जिसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, यह लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। इस लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसलिए इसे विघटक या अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल लेंस जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। मानव आँख की निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है? मानव आँख की निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज 100 सेंटीमीटर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है बच्चों की मानव आँख की निकट बिंदु की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो सामान्य मानव आँख की निकट बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव आँख की निकट बिंदु की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु क्या होती है? निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर आँख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, निकट बिंदु कहलाती है। ओके, तो स्वस्थ मानव आँख के लिए निकट बिंदु जो होती है 25 सेंटीमीटर, कितना? 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के नज़रिए से। आइए देखते हैं, pH इज इक्वल टू 7 किसको दर्शाता है? pH बराबर 7 किसको दर्शाता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज अम्लीय, ऑप्शन बी इज क्षारीय, ऑप्शन सी इज उदासीन और ऑप्शन डी जो है मजबूत क्षार। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि pH बराबर 7 जो होता है वो किसको दर्शाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू 7 जो है ये जो है दर्शाता है हमारा न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आइए देखते हैं, तो pH पैमाना क्या होता है? आइए देखते हैं। pH पैमाना जो होता है, pH किसी द्रव की अम्लीयता यानी एसिडिटी और क्षारीयता यानी बेसिसिटी को बताता है। pH का मान 0 से 14 तक होता है, ध्यान में रखिएगा। pH का जो मान होता है 0 से लेकर 14 तक
होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है? ओके, पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन ए जो है श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी पसीना। तो पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। तो पौधे का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होती है। ओके, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो ये जो है पूछ रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज तांबा, ऑप्शन बी इज एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इज टंगस्टन, ऑप्शन डी इज लोहा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है बच्चों कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है प्यारे बच्चों। लगभग इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 34-22 डिग्री सेल्सियस होता है। यह उच्च ताप पर पिघलता नहीं है, मजबूत और टिकाऊ धातु है, चमकदार प्रकाश देता है, गर्मी सहन करने की क्षमता सबसे अधिक होता है। इसलिए बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी इज समताप मंडल, ऑप्शन सी इज मध्य मंडल, ऑप्शन डी इज बाह्य मंडल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो ओजोन परत यानी ओजोन लेयर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल के ऊपर, है ना, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है। इसी समताप मंडल की ऊपरी परत लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन परत स्थित है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो है अल्ट्रावायोलेट किरणें को रोकती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी समताप मंडल
पाई जाती है ओजोन परत में। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से। प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ओके, ऑप्शन ए इज Na2CO3, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो इन चारों ऑप्शंस में बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, आइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है प्यारे बच्चों, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। यह केक, ब्रेड आदि को फुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3, जहाँ पर Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट समूह। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, डीएनए का जो पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, आइए देखते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इज डबल नाइट्रोजन एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी इज डुअल न्यूक्लिक एटम। और ऑप्शन डी जो है डाइनो न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि डीएनए का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डीएनए होता क्या है? ठीक है, तो आइए जानते हैं। डीएनए हमारे शरीर का जीन यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, जब माता पिता की आनुवांशिक विशेषताएं यानी हेरिडिटी यानी अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। यह कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, तो डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ये पूछ रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जो है हमारा दाब में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी माध्यम परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन सी ताप में परिवर्तन के कारण होता है। या ऑप्शन नंबर डी रंग में परिवर्तन के कारण होता है। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों की प्रकाश का अपवर्तन जो होता है किसके कारण होता है। ओके, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन क्यों होता है, आइए देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम यानी मीडियम से दूसरे अलग यानी भिन्न माध्यम में प्रवेश करता है, हवा से पानी, हवा से कांच, पानी से कांच, तो उसकी गति बदल जाती है। इसी कारण प्रकाश मुड़ जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। हवा, पानी, कांच आदि से सभी माध्यमों का अपवर्तनांक जो होता है अलग होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तांबा जिंक से कौन सी मिश्र धातु बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यानी तांबा प्लस जिंक से कौन सी मिश्र धातु बनती है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन जो है पीतल, बी ऑप्शन है कांसा, सी ऑप्शन है स्टील और डी जो है ड्यूरा एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। तो तांबा प्लस जिंक से जो है कौन सी मिश्र धातु बनती है। तो तांबा यानी कॉपर प्लस जिंक से बनने वाली मिश्र धातु को पीतल यानी ब्रास कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातु, ये मिश्र धातु किस चिड़िया का नाम है प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग। तो मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को गर्म करके मिलाने से बनती है। मिश्र धातु की विशेषताएं अलग और बेहतर होती हैं, जैसे ताकत, जंग प्रतिरोधक, चमक आदि। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी पीतल, तांबा प्लस जिंक से जो है पीतल धातु पीतल मिश्र धातु बनती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, इनमें से जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इज कोयला, ऑप्शन बी इज पेट्रोलियम, ऑप्शन सी इज जल विद्युत, ऑप्शन डी इज प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे कार्बनिक अवशेषों जैसे पेड़ पौधों जीव जंतु से बनते हैं। इसका जीवाश्म ईंधन जो होता है, ईंधन के प्रकार जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, जबकि जल विद्युत जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, यानी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर सी यानी जल विद्युत नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। मानव शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? ठीक है, मानव शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज हृदय, ऑप्शन बी इज फेफड़ा, ऑप्शन सी इज किडनी, ऑप्शन डी इज यकृत। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि मानव शरीर में रक्त शोधन का कार्य जो है वो कौन करता है। तो आइए देखते हैं रक्त शोधन का अर्थ जो होता है, सबसे पहले जानते हैं प्यारे बच्चों। तो रक्त शोधन का कार्य शरीर से अवांछित पदार्थों और विषाक्त पदार्थों को क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना होता है। इसका मुख्य अंग जो है यह कार्य करता है किडनी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मानव शरीर में रक्त शोधन यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य ऑप्शन नंबर सी किडनी करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है यानी प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो कौन सी प्रक्रिया है, पहले जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरी पत्तियां यानी हरे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है दोस्तों। इसलिए फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा? अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू क्या बनता है? ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इज नमक प्लस जल, ऑप्शन बी इज गैस प्लस जल, ऑप्शन सी इज अम्ल प्लस गैस, ऑप्शन डी क्षार प्लस गैस। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। ओके, तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन यानी तटस्थन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में नमक और पानी बनते हैं दोस्तों। ठीक है, नमक और पानी यानी जल बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर HCl प्लस NOH जो है क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी नमक प्लस पानी या जल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं।
बिजली का बिल किस पर आधारित है? ठीक है, बिजली का जो बिल है किस पर आधारित है? ऑप्शन ए वोल्ट पर, ऑप्शन बी वाट पर, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा पर, ऑप्शन डी एम्पियर पर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि बिजली का बिल किस पर आधारित है। ओके, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी बिजली का बिल किस पर आधारित होता है। ठीक है, तो बिजली का बिल जो होता है उपयोग की गई ऊर्जा यानी एनर्जी कंजप्शन के आधार पर आता है। बिजली का आमतौर पर किलोवाट घंटा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिजली की आमतौर पर किलोवाट घंटा में मापा जाता है। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट की शक्ति का उपयोग ठीक है 1 घंटे तक। ठीक है, ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिजली का जो बिल है वो किलोवाट घंटा पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे स्क्रीन पर, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी क्यूटिकल के द्वारा, ऑप्शन सी स्टोमाटा के द्वारा। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ओके, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम पौधों का वह वाहिकीय ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू है जो जल और घुलनशील खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों और अन्य ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। जल का यह परिवहन मुख्यतः ट्रांसपिरेशन, पुल, रूट प्रेशर और कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जाइलम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसके साथ एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं आयन किसे कहते हैं। ठीक है, आयन जो है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज आवेशित कण, ऑप्शन बी इज उदासीन कण, ऑप्शन सी इज धनात्मक कण, ऑप्शन डी इज ऋणात्मक कण। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि आयन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। आइए, तो आयन किसे कहते हैं? ठीक है, तो आयन वह कण है यानी वह पार्टिकल है जो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज धारण करता है, उसे आयन कहा जाता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, इसलिए आयन किसी भी आवेशित कण को कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आयन क्या होता है? वह कण या पार्टिकल जो विद्युत आवेश धारण करता है उसे आयन कहा जाता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, इसलिए आयन किसी भी आवेशित कण को कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आवेशित
कन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। पराबैंगनी किरणों का स्रोत क्या है? ओके, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायोलेट किरणें का जो स्रोत है वो क्या होता है? ऑप्शन ए इज चंद्रमा, ऑप्शन बी इज सूर्य, ऑप्शन सी इज पृथ्वी, ऑप्शन डी इज बादल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पराबैंगनी किरणों का स्रोत क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। तो पराबैंगनी किरणों का स्रोत जो होता है वो सूर्य है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों का स्रोत जो है वो सूर्य है। ओके, यह सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय किरणों का हिस्सा है। इनकी तरंगदैर्घ्य लगभग जो होती है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है प्यारे बच्चों। और इसका स्रोत जो है मुख्य और प्राकृतिक सूर्य है। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी पराबैंगनी किरणों का स्रोत जो है वो सूर्य है। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि आपको 10वीं कक्षा की सभी विषयों से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs मिलती रहेंगी जो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में संभावित हैं प्यारे बच्चों, और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो इस वीडियो का हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाएं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं प्यारे बच्चों, और परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। ओके, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपना तैयारी जोर शोर से करें। ओके, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।